हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 से पी ब्लॉक और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रुप 15 जो कि है नाइट्रोजन फैमिली। अभी नया पैटर्न आ चुका है और जो सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टर्म 1 के अकॉर्डिंग है कि टर्म 1 के एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। उसमें इनऑर्गेनिक से एक चैप्टर आ रहा है जो है हमारा पी ब्लॉक है, फर्स्ट बुक है केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक से ये चैप्टर है। तो हम पर्टिकुलरली अभी जो लेक्चर्स देखेंगे उसमें स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम्स में नए सिलेबस जो सीबीएसई ने प्रपोज किया उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, हम अभी सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर्स में जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ग्रुप 15 आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो टोटल मेंबर्स है पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में आता है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 ग्रुप है और नाइट्रोजन फैमिली में मेंबर्स कौन कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। ये टोटल एलिमेंट्स हैं जो कि नाइट्रोजन फैमिली में पाए जाते हैं। जब आप अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जब सीरीज़ में जाते हैं ग्रुप में, तो आपको देखने को मिलते हैं ये सारे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों हमारे नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी आपके मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं। बिस्मथ हमारा टिपिकली मेटल होता है। और अगर मॉस्कोवियम के बारे में हम बात करें तो मॉस्कोवियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ये मैन मेड है, इसको बनाया गया है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स है उनके सिंबल के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अप टू डाउन जैसे हम ग्रुप में जैसे से नीचे आ रहे हैं तो नॉन मेटल कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए हम देख सकते हैं कि बिस्मथ हमारा क्या है? मेटल है, जबकि ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ओर्स की, ये और सोर्सेस की, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजन के दो ओर्स हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो कि एक हमारा सबसे पहला ओर है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोडियम नाइट्रेट को कहा गया है आपका चाइल्ड सॉल्टपीटर, दैट इज सॉल्टपीटर। और आपका जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है वो है इंडियन सॉल्टपीटर। बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है याद रखने में कि वो कैसे याद रखें, तो कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है हमारे पास। अगर हम इसको याद रखना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि आपका जो K पोटेशियम का सिंबल है K, तो आई जो है बहुत नियरेस्ट है पोटेशियम के, तो इस सिंबल से हम याद रख सकते हैं। जब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सॉल्टपीटर का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रोजन की ओर्स नाइट्रेट हैं, जहाँ से नाइट्रोजन यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और नाइट्रोजन के अगर सोर्सेज की बात की जाए कि नाइट्रोजन और कहाँ एबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखिए आप, तो जो भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन में जो बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड्स में अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर यानी सारे प्रोटीन्स में नाइट्रोजन मस्ट है कि अवेलेबल होगा। यानी अगर आप बात करें सोर्सेज की नाइट्रोजन के, तो ये प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन्स में एज अमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है उसमें, और इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। जब हम फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं, फॉस्फोरस के ओर्स की बात होती है, तो हमें पता है कि एपेटाइट फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। एपेटाइट फैमिली यानी बहुत सारे एपेटाइट हैं जिसमें जहाँ से हम फॉस्फोरस को ऑब्टेन कर सकते हैं। जो एपेटाइट फैमिली इसलिए बोला गया क्योंकि एपेटाइट का एक एपेटाइट है, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें अलग अलग वेरिएशन के फॉर्म में पाए जाते हैं कंपाउंड्स, और वो फॉस्फोरस के ओर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एपेटाइट फैमिली का जो जनरल फार्मूला वो देख लेंगे। कैल्शियम Ca9PO4 फॉस्फेट का होल 6 इंटू कैल्शियम CaX2
और जो ये हमारा एपेटाइट फैमिली का जनरल फार्मूला है, और X की जगह पर हमारा हो सकता है फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन और इट मे बी OH हाइड्रोक्साइड, ये तीनों हो सकता है। और अगर जब X की जगह पे फ्लोरीन अगर रख दिया जाए, मीन्स अगर हम एपेटाइट का फॉर्मूला हो जाए हमारा CA9 PO4 का होल ट्वाइस, फॉस्फेट का होल ट्वाइस एंड कैल्शियम डाइफ्लोराइड CaF2, इसे हम कहते हैं फ्लोर एपेटाइट, इसे हम कहते हैं फ्लोर एपेटाइट। तो जो भी एलिमेंट्स X की जगह पे प्लेस किया जाएगा, क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्साइड, उसके अकॉर्डिंग इस एपेटाइट का नाम बदल जाएगा। तो फॉस्फोरस का ये मेन ओर है जहाँ से हम फॉस्फोरस ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए फॉस्फोरस के सोर्स की, कि फॉस्फोरस कहाँ पर अवेलेबल होता है, तो फॉस्फोरस यूजुअली क्या होता है कि जो अगर नॉन लिविंग की बात की जाए, तो जो आपके रॉक्स हैं या फिर आपके सॉइल है, उसमें भी फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग में, रॉक्स में अगर बात करें तो रॉक्स में या फिर सॉइल में फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में या फिर ये फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओनली फॉस्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में। और आपके कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम फॉस्फोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट हो, ऐसे प्रोटीन्स को हम फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल हमारा है मिल्क एंड एग, मिल्क में और एग में, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं मिल्क एंड एग। फॉस्फोप्रोटीन मिल्क और एग में पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो हमारा क्या है, आर्सेनिक, इनकी बात करते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन तीनों की बात करते हैं। तो इनके जो ओर्स होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जनरली सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ सल्फाइड की अगर बात करूँ तो आर्सेनिक सल्फाइड, यानी सल्फाइड मीन्स होता है S-2, S नेगेटिव का 2, तो आर्सेनिक सल्फाइड यानी आपका AS2S3 के फॉर्म में ये पाए जाएंगे इनके ओर्स। वैसे ही एंटीमनी के ओर्स पाए जाएंगे और बिस्मथ के ओर्स पाए जाते हैं सल्फाइड के फॉर्म में। सल्फाइड कंपाउंड्स बनाते हैं, सल्फर के साथ अपना कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली से है सल्फर, जैसे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स बोलते हैं, सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो हमारे सल्फाइड्स हो जाएंगे। तो इन तीनों के ओर्स, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके ओर्स सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं नेचुरली। और नाइट्रोजन के ओर्स हमने देख लिए हैं, चाइल्ड सॉल्टपीटर एंड इंडियन सॉल्टपीटर। फॉस्फोरस का ओर हमारा है एपेटाइट फैमिली, और सोर्सेज हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, कि ये जो फैमिली मेंबर्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिया जाता है ग्रुप 15 का। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना हमने क्लास 11th में सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, अबाउ रूल के अकॉर्डिंग। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो एटॉमिक नंबर हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे कुछ ऐसा आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p3। 2 + 2 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं। सिमिलरली अगर हम फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हम देखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2 एंड 3p3, 10 और 5 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। तो सिमिलरली ऐसी आर्सेनिक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 सिमिलरली चलेगा, और लास्ट में आपका आएगा 4s2, 4p3। ऐसी एंटीमनी का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो करके देखेंगे 5s2 और 5p3 आएगा एंड में। बिस्मथ का आपका आ जाएगा 6s2 एंड 6p3। चूँकि नाइट्रोजन आपके अगर पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो नाइट्रोजन हमारा सेकेंड पीरियड में आता है, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2s2, 2p3। फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड में आता है तो 3s2 एंड 3p3। ऐसे ही आर्सेनिक हमारा फोर्थ पीरियड में आता है 4s2, 4p3, देन एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम देखें तो ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स तो चेंज हो रहे हैं, दैट इज ये सेकेंड पीरियड के इसलिए सेकेंड शेल में है, इसका आउटर थर्ड शेल है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी ये जिस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सिक्स शेल, ये इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। या हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया जाता है या दिया जाता है वो इसी के अकॉर्डिंग देते हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो पैटर्न आ रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वो हमारा है, हम कह सकते हैं अगर मैं इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो हमारे नंबर्स हैं इनकी जगह अगर मैं n कर दूं n, तो ये हो जाएगा n, देन s2 एंड np3। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। n की जगह क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, ये हो सकता है n की वैल्यू, क्योंकि 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड में नाइट्रोजन फैमिली के कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन फैमिली। ओके, तो n सबसे छोटा है, नाइट्रोजन के लिए 2 लेना है एंड फॉस्फोरस के लिए 3, 4, 5, 6 ऐसे हम ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कह सकते हैं इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक चीज़ और अगर नोटिस करें हम, तो हम देखेंगे कि अगर ये हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस शेल को अगर हम छोड़ दें तो अंदर यहाँ पे हमारे पास 1s2 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो 1s2 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, 2 इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास होता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। तो हम इसकी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, 1s2 की जगह पर हम लिख सकते हैं, 1s2 की जगह पर हम यही लिख सकते हैं कि हीलियम का सिंबल हम लिख देंगे दैट इज He। इट मीन्स कि जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ पे इसके पहले वैलेंस शेल की पहले हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि कंप्लीटली फिल्ड डुप्लेट होता है, तो हम रख सकते हैं। इसके बाद आप देख लें इसको फॉस्फोरस के लिए, ये तो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके पहले के अगर हम कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हीलियम के बाद ये नोबल गैसेज हैं, इनका एटॉमिक नंबर होता है 10 नियन का, और इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p6 आता है। इनके ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो लिख सकते हैं हम आपका नियन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नियन। नेक्स्ट ऐसे ही आप भी ट्राई कीजिए। अगर हम इसके नीचे जो भी इनर्ट गैसेज हमारे नियन के बाद कौन सा इनर्ट गैस है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता है, तो इनसे पहले हम चूँकि वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके पहले आ रहा है यहाँ से बिफोर, यानी 1s2 से 4s2 के पहले वाले जो कन्फिग्रेशन वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन से, तो हम उनकी जगह पे किसी जो उनसे सिमिलर कन्फिग्रेशन रखने वाले इनर्ट गैसेज हैं या नोबल गैसेज हैं उनके सिंबल को हम वहाँ लिख सकते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आर्सेनिक के लिए क्या हो जाएगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 33 में 5 इलेक्ट्रॉन्स आप कम करके देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास, 28। एटॉमिक नंबर 28 आप देखते हैं, एटॉमिक नंबर 28 किसका होता है, हम देखेंगे कि जब आर्सेनिक की बात आती है, ये रहा हमारा सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और हमारा फोर्थ पीरियड। आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का, और जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो आपके डी सबसेल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आपका डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं, फिल करते हैं हम। तो आर्सेनिक का जब हम आर्सेनिक के लिए कन्फिग्रेशन लिख रहे होंगे तो इसमें क्या होगा कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए आर्गन का एटॉमिक नंबर हमारा है 18, ठीक है। तो 18 के लिए 1s2, 2s2, 2p6 देन 3s2, 3p6, 10 एंड 18 हो गया। लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रॉन 28 चाहिए थे। यहाँ पे आपके बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3d10 में चले जाते हैं, ठीक है, 3d10 में चले जाते हैं, और 4s2, 4p3। तो यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है आपका वो कुछ ऐसा है कि आर्गन, यहाँ पे इनर्ट गैस आर्गन है आपका, उसके बाद 3d10, क्योंकि यहाँ से d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पीरियड में भी सिमिलरली इसके बाद वाला जो इनर्ट गैस है उसका कन्फिग्रेशन होता है हमारा, एंड नेक्स्ट उसके बाद भी d ऑर्बिटल्स होने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में चले जाएंगे।
वैसे ही अब हम 6 पीरियड में जब जाते हैं, 6 पीरियड की बात करते हैं बिस्मथ की, तो बिस्मथ जब 6 पीरियड स्टार्ट होता है तो वहाँ से एफ शेल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगते हैं, इसलिए यहाँ पे कन्फिग्रेशन और ऐड हो जाता है, दैट इज़ 4f, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल एफ ऑर्बिटल में चले गए, और 5d10। यहाँ पे जो इनर्ट गैस का यूज सिंबल हम लिखेंगे वो है जेनन, जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स, चूँकि एमसीक्यू पेपर आने वाला है कम्प्लीटली इस बार टर्म 1 में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। तो ऐसे ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे और आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब बस यहाँ से ध्यान रखते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में तो हम सिर्फ डायरेक्ट इनर्ट गैस लिख देते हैं जिनका कन्फिग्रेशन है बिफोर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हमारे डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डी ऑर्बिटल्स में भी होने लगती है। एंड 6 पीरियड और 7 पीरियड में क्या होता है कि एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल्स में भी जाने लगते हैं। इसके बाद हमारा 6s2 एंड 6p3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है। तो आपका एक क्वेश्चन इस पे आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, और सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि इनके रेस्पेक्टिव जो इनर्ट गैसेस, जो नोबल गैसेस के सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो किस एलिमेंट के साथ कौन सा इनर्ट गैस का सिंबल इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखा जाता है, ये हमें याद रहना चाहिए। तो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ओके। तो रेडियस के बारे में बात करते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, यानी ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमने नोटिस किया कि एटॉमिक नंबर भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था, 7, 15, सिमिलरली ऐसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यानी आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो नंबर ऑफ शेल्स थे, ठीक है, K, L, M, N, ये इंक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा है और एटम का, इसकी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, और इस वजह से ही क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटम का साइज जब बढ़ेगा, जैसे अगर सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, अगर इसके बाहर सिर्फ एक शेल होता तो साइज होता हमारा ये एटम का साइज ऐसा होता। फिर अगर यहाँ एल शेल भी अगर इन्वॉल्व हो जाए, यानी n = 1, n = 2, n = 3 एंड n = 4, नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एटम का साइज भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा। और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस होती क्या चीज़ है, एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज करता है, एंड ड्यू टू दैट एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो हमें ये याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है कि एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो नाइट्रोजन से बड़ा है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बड़ा साइज है आपका, ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का ऑर्डर है, और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होने का ऑर्डर है। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। जो हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के या पी ब्लॉक के, वो मोस्टली कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन ये जो एलिमेंट है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियड में जब हम चलते हैं, अगर मैं बात करूँ कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियड में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट आने में। पीरियोडिक टेबल में जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है। तो ये इनकी जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी का मतलब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे।
दूसरे के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके अपने पास ले लेते हैं और खुद नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेकर ऐड कर लेते हैं। तो जो टेंडेंसी होती है, तो यहाँ अगर बात करें आयंस चूँकि दो तरह के बनते हैं, केटायन और एनायन। आयंस हमारे दो तरह के हो सकते हैं, केटायन और एनायन। तो यहाँ पर कैसे आयंस बनेंगे जनरली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है एंड ड्यू टू दैट ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और इसकी वजह से इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कैसे चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो अगर बात की जाए कि जो यहाँ पे आयन बनने वाला है, उन आयंस पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके एलिमेंट्स को ई लिखूँ, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को अगर मैं जनरली मैंने ई लिख दिया हो, ई, ठीक है, तो कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो उस एटम की साइज इंक्रीज करती है, ज़रा सी स्लाइटली इंक्रीज करेगी बट वो इंक्रीज करती है। तो नेगेटिव आयंस की साइज उनके नॉर्मल एटॉमिक साइज से बड़ी होती है। तो जब एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, तो न्यूट्रल एटम अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम है इफ़, और यहाँ पर इसका कंपेयर हो रहा है नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आयनिक रेडियस, आयनिक साइज जो है रेडियस वो भी इंक्रीज करेगा। ओके, जो आयनिक रेडियस है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। यानी न्यूट्रल नाइट्रोजन का जो साइज है उससे बड़ा साइज होगा एक नेगेटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन का, -2 चार्ज एंड -3 चार्ज। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, एंड साइज इंक्रीज करेगी तो आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। यानी जो एलिमेंट है उसका रेस्पेक्टिव आयंस की अगर बात करें तो न्यूट्रल एटम और आयन का जो साइज है वो न्यूट्रल एटम से बहुत बड़ा होगा और एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा आपका आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज करता है। यानी दोनों तरह के रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पे बनता है कि जो न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल उनके आयंस में साइज किसकी बड़ी होगी, तो जितना नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हाई होगी उतना ही आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक बार कि आयंस चार्ज लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसका जितना हायर इज द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडियस। जितना नेगेटिव चार्ज हाई हो जाएगा उतना ही आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम वो डिस्कस करेंगे।